ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट पेंक्रियाटाइटिस, दैट इज रेफर टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास एंड दैट इज यूजुअली स्टीराइल। इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस क्या है? इट इज द ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियास बाय पेंक्रियाटिक एंजाइम। इसका मतलब यह है कि अपनी एंजाइम की वजह से अपने आप को डैमेज करना, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। और जहाँ पे इंजरी होती है दैट इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड नोन एज एडिमा। थोड़ा सा मैं इसकी आप लोगों को फिजियोलॉजी बता दूं। देखिए, अगर आप इस डायग्राम को जान जाएंगे दैट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। इमेजिन करें, दिस इज फॉर एग्जांपल द नॉर्मल स्टमक एंड दिस सी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के हमारे पास इस तरह के जनाब कितने चार पार्ट्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम के अंदर कनकेविटी में जो ग्लैंड पड़ा है दैट इज कॉल्ड पेंक्रियास। पेंक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड। ये जो इसका पार्ट है इसको हम टेल कहते हैं। ये स्प्लीनिक हाइलम के साथ अटैच है, और ये वाला जो पार्ट जो ड्यूडेनम की तरफ है इसको हम हेड कहते हैं। तो हेड ऑफ द पेंक्रियास लाइज इन द कनकेविटी ऑफ द ड्यूडेनम, टेल ऑफ द पेंक्रियास अटैच टू द स्प्लेनिक हाइलम। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है कि इस पेंक्रियास के अंदर एक डक्ट होता है जो पेंक्रियाटिक डक्ट कहलाता है। उस डक्ट के जरिए जो एंजाइम आगे जाते हैं, मतलब ये है कि वो फिर फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो एंजाइम आगे जाते हैं डक्ट में, दे आर इनएक्टिव, दे विल एक्टिवेट इनसाइड द ड्यूडेनम। और इस सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को इस साइड से सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट भी आता है। अब होता यह है कभी कभार कि जो गाल ब्लैडर का स्टोन है वो नीचे आकर इस सेकंड पार्ट में स्टक हो जाता है। तो फिर जो पेंक्रियास सिक्रीशन आगे देगा वो बजाय आगे की तरफ वो वापस आते हैं, और जब पेंक्रियास के ऊपर अपने एंजाइम वापस आ जाए, they become abnormally activated that can cause itself injury, that is autodigestion of pancreatic enzyme leading to a condition acute pancreatitis। इसकी वजह कभी कभार हमें मालूम नहीं होती इडियोपैथिक, जैसा कि मैंने जिक्र किया है गाल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, इथेनॉल, ट्रोमा, स्टीरॉइड्स, मम्स वायरस इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीजेस, स्कॉर्पियन स्टिंग, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। होता यह है कि जब कभी कभार हम ये ईआरसीपी प्रोसीजर करते हैं तो डॉक्टर अगर गलती से इस प्रोसीजर के दौरान पेंक्रियास को इंजर्ड करें तो वो भी पेंक्रियाटाइटिस करा सकती है। और वो इंजरी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से होती है दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनिक काज। मतलब जो ईआरसीपी है ये एट्रोजेनिक काज ऑफ पेंक्रियाटाइटिस है। और कुछ ड्रग है लाइक सल्फर ड्रग, एनआरटीआई, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड प्रोटीज, दीज आर एचआईवी ड्रग। और एचआईवी के अंदर अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक ऐसा ड्रग बताए कि वो पेंक्रियाटाइटिस करा सकता है, दैट इज कॉल्ड डेडानोसिन। सो डेडानोसिन इज एचआईवी ड्रग दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। तो आई गेट स्मेश, ये नमूने के इडियोपैथिक, गॉलस्टोन, इथेनॉल, ट्रोमा, ये सारा का सारा आप लोग याद कर सकते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, उसमें अगर एग्जाम के अंदर आ जाए लीडिंग कॉज ऑफ पेंक्रियाटाइटिस क्या है, वो गाल स्टोन है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड ऑफ इथेनॉल। अब अगर पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो देन देयर विल बी acute epigastric pain radiate to the backside, and that is a very very important clue in the diagnosis of pancreatitis. The acute epigastric pain radiate to backside followed by serum amylase and lipase that should be increased 3 times from the normal upper limit of normal। इसका मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट को सडन ऑनसेट बैठे हुए टाइम एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन हो जाए विच इज रेडिएट टुवर्ड द बैक साइड, और उसकी सीरम अमाइलेज लाइपेज अपनी नॉर्मल लिमिट से, नॉर्मल रेंज से 3 गुना ज्यादा हो, थिंक अबाउट एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। जो लैब वाले होते हैं जो टेस्ट कराते हैं वो नॉर्मल वैल्यू भी बताते हैं, और फिर पेशेंट की जो वैल्यू है एबनॉर्मल वो भी बताते हैं। तो यू शुड कंपेयर द नॉर्मल विद एबनॉर्मल। तो अगर नॉर्मल वैल्यू से सीरम अमाइलेज लाइपेज 2 to 3 times ज़्यादा है एंड द पेशेंट इज इन एक्यूट एब्डोमिनल पेन व्हिच इज रेडिएटिव टुवर्ड बैक, दैट विल बी पेंक्रियाटाइटिस। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना है, जो सीरम अमाइलेज है ये तो सलाइवरी ग्लैंड से भी आता है, लेकिन लाइपेज स्पेसिफिक फॉर पेंक्रियास। तो अगर इन दोनों में पूछा जाए कि अमाइलेज लाइपेज दोनों में स्पेसिफिक कौन सा है, वो लाइपेज है।
फिर अगर पेंक्रियाटाइटिस हो जाए तो हम इस पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो हम मेडिसिन में पढ़ेंगे। लेकिन वंस पेंक्रियाटाइटिस इज डायग्नोज, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट इज कॉल्ड एनपीओ, नथिंग बाय माउथ या नथिंग पर ओरल। हम पेशेंट को एनपीओ, नथिंग पर ओरल, बाहर से कुछ नहीं देंगे, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, पेंक्रियास को 3 से 4 दिन के लिए रेस्ट देंगे, ठीक है। Pancreatic pseudocyst, one of the complication, that is a type of granulation tissue, not epithelium। फिर एब्सेस हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, क्योंकि जब पेंक्रियाटाइटिस होगी, इंजरी होगी, वहां पे लोकल सेल की डेथ हो सकती है, हेमोरेज हो सकती है, इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर लाइक एक्यूट लंग इंजरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शॉक एंड इवन रीनल फेलियर। जब पेंक्रियाटाइटिस खुद होता है तो उसके ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन ज्यादा होती है, दैट लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि हाइपर कैलेसीमिया की वजह से पेंक्रियाटाइटिस होता है, बट हाइपोकैलेसीमिया इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। जब पेंक्रियाटाइटिस ऑलरेडी हो चुका हो और उसमें हाइपोकैलेसीमिया आ जाए, दैट विल शो व्हाट अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन। फिर क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस क्या है? It is the repeated attack of acute pancreatitis which is longer time, that is chronic inflammation। इसकी वजह से ग्लैंड की एट्रोफी होती है और पेंक्रियास के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। मेजर रिस्क फैक्टर इसकी अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, SPINK1 gene mutation, it may be idiopathic। Repeated attacks of acute pancreatitis, which is leads to gland atrophy and calcification, think about chronic pancreatitis। इसमें pancreatic insufficiency इसलिए होती है क्योंकि बार बार ग्लैंड डैमेज होने की वजह से इसकी जो एक्चुअल पैरेन्काइमा है वो कम हो जाती है, एट्रोफी, दैट विल लीड टू डिक्रीज पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। तो पेंक्रियास की जो पेंक्रियाटिक फंक्शन है वो 10% से कम कम हो जाती है। अब अगर पेंक्रियास इतनी सिक्रीशन ना दे कि वो फूड की डाइजेशन करे, तो जो लिपिड फूड है या फैट्स है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में स्टूल में जाएंगे। तो अनडाइजेस्टेड फैट्स इन द स्टूल इज स्टेटोरिया एंड दैट स्टूल इज वेरी डिफिकल्ट बाय फ्लश। मतलब पेशेंट कहेगा व्हेनेवर ही और शी पास द स्टूल इट इज डिफिकल्ट टू फ्लश बिकॉज इट कंटेन अनडाइजेस्टेड फैट्स। फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के। और इसके बाद जनाब डायबिटीज मेलाइटस, amylase lipase may or may not be elevated but it is almost always elevated at acute। इसलिए कहते हैं कि amylase lipase are the best indicator which shows acute pancreatitis। To diagnose pancreatitis chronically we need a proper history। पहले से पेशेंट को बहुत टाइम से पेंक्रियाटाइटिस होगा, उसके अंदर हम फिर क्रोनिक अलग जो है वो डायग्नोज करते हैं। इसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, very aggressive tumor arising from pancreatic ducts, disorganized glandular structure with cellular infiltration and often metastatic at presentation। Why? इसका मतलब यह है कि जो पेंक्रियास है, इसकी जो ट्यूमर है जब वो निकलती है, दैट इज वेरी साइलेंट। इसका मतलब जो पेंक्रियाटिक कैंसर है ये अर्ली इन द स्टेज एसिम्टोमेटिक है, देयरफॉर जब पेशेंट डायग्नोज होते हैं तब तक ये कैंसर स्प्रेड हो चुका होता है। सो यूजुअली ऑफनली मेटास्टेटिक एट प्रेजेंटेशन। इसमें सर्वाइवल जो है वो 1 ईयर है, दैट इज वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक। और द मोस्ट कॉमन ट्यूमर मैंने आप लोग को बताया था पेंक्रियास की जनाब एक हेड होती है जो ड्यूडेनम के साथ है, इसके बाद पेंक्रियास का नेक पार्ट है, फिर इसके बाद बॉडी है, और आखिर में जो टेल है वो स्प्लीनिक हाइलम के साथ। अब इन चारों में से द मोस्ट कॉमन एरिया where pancreatic adenocarcinoma chances is very high, that is head of pancreas। इसके tumor are more common in pancreatic head, leading to obstructive jaundice। Why? Because this head is near to the second part of duodenum। अगर उसमें head के अंदर tumor है, mass है, it will obstruct the flow of common bile duct। bile जब नीचे न आएगी तो jaundice associated with CA 19-9 tumor marker, also CA but less specific। The most specific tumor marker और पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा CA 19-9। यहाँ पे 2-3 चीज़ें जल्दी आप लोग नोट करें, एग्जाम के अंदर इंशाल्लाह ये आप लोगों को हेल्प करेगी। यहाँ पे लेके ट्यूमर मार्कर और यहाँ पे लेके कैंसर, ये हर एक बंदा या किताब पे लेके या आप लोग इसको कॉपी में नोट करें। अगर एग्जाम के अंदर आता है ट्यूमर मार्कर CA 15-3, ये जनाब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर होता है। किसके अंदर? ब्रेस्ट कैंसर।
नंबर 2 CA125, ये ओवेरियन कैंसर के अंदर होता है, दैट इज ओवेरियन CA कैंसर। फिर इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल CEA आता है, दैट इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में होता है। अगर इस तरह AFP अल्फा फीटोप्रोटीन आता है, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा में होता है, ये टेस्टिकुलर ट्यूमर में भी होता है। लेकिन अगर कैल्सिटोनिन आता है, कैल्सिटोनिन, that will be medullary carcinoma of thyroid, medullary carcinoma of what answer is thyroid। और अगर फॉर एग्जांपल CA19-9 आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। So these tumor marker are high yield. There is maybe one question from this tumor marker, so everyone should know about it। इसकी रिस्क फैक्टर जो है टोबैको स्मोकिंग है, chronic pancreatitis, if it is especially for more than 20 years, diabetes, more than 50-year age, often present with abdominal pain radiating to weight, same like acute and chronic pancreatitis, weight loss due to malabsorption and anorexia, migratory thrombophlebitis, mean redness and tenderness on palpation of extremity, that is called Trousseau syndrome। इसमें पेशेंट के अंदर फ्लेबाइटिस मीन इंफ्लेमेशन ऑफ वेन बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस, इसमें क्लॉट्स बनते हैं वेन के अंदर और वो एक वेन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। The formation of clots in the vein which lead to inflammation which affect multiple vein, that is migratory thrombophlebitis। और इसके अंदर जनाब जब आप उस एरिया के ऊपर टच करते हैं, the patient will experience pain, that is called Trousseau sign। और आप लोगों को पता है जब हेड के अंदर कैंसर हो, पेंक्रियाटिक हेड, तो वो जो बाइल को नीचे आना होता है तो वो फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो वो बाइल जो ऑब्स्ट्रक्ट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है और गॉल ब्लैडर जो है उस पर प्रेशर लगाती है। एक वक्त आता है बहुत टाइम के बाद, जब पूरा कॉमन बायोडक्ट भर जाता है, तो फिर जो गॉल ब्लैडर ने बाइल देना होता है वो फिर आगे नहीं जाता। तो याद रखें जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है और उसमें हम फिर गॉल ब्लैडर को पल्पेट करें और उसमें पेन ना हो, व्हाई, इट इज अ क्रोनिक कंडीशन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद पल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर इन अ पेशेंट ऑफ पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, थिंक अबाउट कोरवाइजर साइन। तो कोरवाइजर साइन के अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है और इसमें जो गॉल ब्लैडर होता है दैट शुड बी नॉन टेंडर बट दे आर पल्पेबल। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम द कोर ऑफ जीआईटी पैथोलॉजी। होप यू पीपल एंजॉयड। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, जिस स्टूडेंट ने अगर CVS किया है, एंडोक्राइन किया है, जीआईटी,